हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। पिछला वाला जो लेक्चर था आपका, पिछले वाले लेक्चर में चौथे चैप्टर में हमने लास्ट में एस्टिमेटिंग कर दी थी, लेकिन उसमें आपका हमने टोटल वैल्यू को जोड़ा नहीं था। यानी पूरा का पूरा जितना हमारा एस्टिमेट निकल करके आया था उसके पूरे मूल्यांकन को, जिसको हम महायोग कहते हैं या टोटल कॉस्ट कहते हैं, उस टोटल कॉस्ट को हमने नहीं जोड़ा था। लेकिन आप सभी लोग क्या करेंगे, उस टोटल कॉस्ट को जोड़ेंगे और जोड़ करके फिर उसके बाद आप उसका लेबर चार्ज निकालिएगा, उसका कंसिडेंसी चार्ज निकालिएगा और उसके बाद आपका टोटल कॉस्ट फिर से निकालिएगा। एक होता है आपका कॉस्ट, लेकिन वो आपका पूरा टोटल कॉस्ट नहीं होता, यानी पूरे वो मटेरियल का सिर्फ कॉस्ट होता है। मटेरियल का कॉस्ट अलग है और टोटल कॉस्ट अलग है। मटेरियल कॉस्ट जो हम निकालते हैं वह मटेरियल कॉस्ट जितना आपका मटेरियल शेड्यूल से है उससे आपका जो कास्टिंग आएगी लास्ट में सबको जोड़ करके वह आएगी मटेरियल कॉस्टिंग। क्लियर? दूसरा जो टोटल कॉस्टिंग होती है, टोटल कॉस्टिंग इज इक्वल टू होता है मटेरियल कॉस्टिंग प्लस लेबर चार्ज प्लस कंसिडेंसी चार्ज। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं तो वहां से क्या निकलता है, आपका टोटल कॉस्ट निकलता है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि कंसिडेंसी चार्ज कैसे निकलता है, ये किसका 3 से 5% दिया जाता है। उसके बाद हमने लेबर चार्ज भी बताया था कि लेबर चार्ज कैसे निकालते हैं, तो लेबर चार्ज पूरे पर पॉइंट के बेस पर निकालते हैं। तो ये सारी चीजों को आप निकालेंगे। अगर नहीं निकाल पाते हैं तो फिर से हम इसको अगली वीडियो में बता देंगे। आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, यानी मैसेज में डाल दीजिएगा कि नहीं सर आप एक बार बता दीजिए, तो उस वाली वीडियो को हम फिर से क्या करेंगे, आप लोगों के लिए दोबारा अपलोड कर देंगे कि कैसे क्या होगा, कैसे आपका लेबर चार्ज इसमें निकाला जाएगा इस क्वेश्चन में। लेकिन हम ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दे रहे हैं, ये आप करके आएंगे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर क्या भाई? नेक्स्ट चैप्टर आपका एस्टिमेटिंग ऑफ ओवरहेड लाइन, यानी ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन जो है उसका एस्टिमेटिंग पढ़ना है। इसमें जो एस्टिमेटिंग पढ़ना है आपको, ओवरहेड लाइन और अंडरग्राउंड लाइन की एस्टिमेटिंग आपको पढ़नी है कि ओवरहेड लाइन में क्या क्या लगता है, क्या खर्च आता है उसका, उसी तरह से अंडरग्राउंड में क्या क्या लगता है और क्या क्या खर्च आता है। तो सबसे पहली हेडिंग है इसमें आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम क्या होता है भाई? वह तंत्र या वह विद्युत ऊर्जा तंत्र जिसकी सहायता से घरों को, प्रतिष्ठानों को, भवनों को, अस्पतालों को, व्यवसाय या कारखानों को, इन सबको विद्युत ऊर्जा दी जिस तंत्र के द्वारा दी जाती है, इन सबको विद्युत ऊर्जा जिस तंत्र के द्वारा दी जाती है उसे हम कहते हैं विद्युत प्रदायक तंत्र, या उसे ही कहा जाता है इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम। ये इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम आपने ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा था। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में ये इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम टोटल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से थे भाई? तो उसमें आपने पढ़ा था कि जनरेशन, दूसरा था ट्रांसमिशन, तीसरा था डिस्ट्रीब्यूशन एंड नेक्स्ट था आपका यूटिलाइजेशन। ये 4 टॉपिक आपने पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बखूबी बताया था कि देखो भाई जनरेशन क्या होता है, ट्रांसमिशन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यूटिलाइजेशन कहाँ कहाँ यूटिलाइज होता है इन सब ऊर्जाओं का। जो भी हम ऊर्जा पैदा करते हैं अपने जनरेशन सब स्टेशन से, उन ऊर्जाओं का हम किन किन फील्डों में यूटिलाइज करते हैं, इन सब के बारे में हमने आपको वहां पर समझाया था। तो यहाँ पर हालांकि हम थोड़ी सी बस चर्चा करेंगे, उससे ज्यादा नहीं करेंगे, ताकि आप क्या करें कि उसको पढ़ करके कंप्लीट कर लीजिएगा। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सप्लाई सिस्टम होता है, ये पहला होता है आपका जनरेशन। आप सभी लोग जानते हैं जनरेशन क्या होता है? जहां पर विद्युत सप्लाई को जनरेट किया जाता है। और हमारे यहाँ की जो विद्युत सप्लाई की मानक क्षमता है, जो हम अपना स्टैंडर्ड जनरेशन करते हैं, वह आपका 11 kV पर करते हैं। और यह जो माध्यम है इसको जनरेट करने का, वो अलग अलग प्रकार के माध्यम है। जैसे आपका जानते होंगे डीजल, पेट्रोल, या फिर आपका थोरियम, यूरेनियम, या फिर आपका जल विद्युत, या फिर पवन, यानी बहुत से प्रकार की एनर्जी को हम क्या करते हैं, यानी उनसे हम ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। उनसे हम विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करके फिर उसको क्या किया जाता है, तो उसका दूसरा चरण जो होता है, दूसरा सिस्टम जो होता है, ये चारों आपके सिस्टम के ही अंग हैं। ये हमारा जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है, इस सिस्टम के ही ये चारों उपयोग है। अब हम जहां पर सप्लाई उत्पन्न करते हैं वहां से तुरंत यूज तो करना नहीं शुरू कर देते। अब वो वहां से काफी दूरी पर हमारा घर, तो क्या सीधे यहीं पर आ जाता है सप्लाई? सीधे नहीं आता। वो
विभिन्न चरणों से होकर के गुजरता है और तब हमारे पास पहुंचता है। तो जिसमें दूसरा आता है आपका ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन क्या होता है भाई? तो आप पढ़े हैं ट्रांसमिशन कि जो हमारी 11 केवी की सप्लाई होती है, 11 केवी की सप्लाई को 132 या 220 केवी में कन्वर्ट कर दिया जाता है और इस अधिक मान की सप्लाई को किसके द्वारा भेजा जाता है? ओवरहेड और अंडरग्राउंड के माध्यम से भेजा जाता है। तो यहां हमें यह ट्रांसमिशन वाला नहीं पढ़ना है। अगला क्या होता है भाई? अगला होता है डिस्ट्रीब्यूशन। तीसरा होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है भाई? जो 33 केवी से नीचे की सप्लाई होती है, उस 33 केवी से नीचे की सप्लाई को हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के क्या करते हैं? विभिन्न सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे 33 केवी की सप्लाई तो उसको 11 केवी में, 11 केवी की सप्लाई है तो उसको 440 वोल्ट, इस तरह से हम क्या करते हैं? उसको स्टेप डाउन करते हैं। स्टेप डाउन करने के बाद क्या करते हैं? उसको आपका भेजा जाता है। और किन माध्यम से भेजा जाता है? तो इसके लिए भी आपके सिर्फ दो ही माध्यम होते हैं। वो दो माध्यम कौन कौन से होते हैं? तो वो होता है ओवरहेड और अंडरग्राउंड। तो हमें जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो यही पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो ओवरहेड और अंडरग्राउंड की एस्टिमेटिंग ही पढ़ना है, ट्रांसमिशन वाले नहीं पढ़ना है आपको। हाँ, लेकिन ट्रांसमिशन के टावर का फिगर आपको बनाने के लिए आ सकता है, ये याद रखिएगा। तो आपको कौन कौन से इस चैप्टर से फिगर पूछे जाते हैं एग्जाम में जो बनाने के लिए आते हैं, उन पर भी हम आपको टिक लगा देंगे। वो आप अपने जो भी नोटबुक होगा या फिर जो भी आपकी चार्टशीट होगी उस पर आप लोग बनाएंगे। अगला है आपका चौथा होता है यूटिलाइजेशन। तो भाई आप यूटिलाइजेशन में जानते हैं कि किस किस क्षेत्रों में आपका सप्लाई का यूज किया जाता है। जैसे आप जानते हैं कृषि क्षेत्र में, व्यवसायिक क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्रों में, यानी इन सभी जगहों पर क्या होता है आपका कि विद्युत सप्लाई का प्रयोग किया जाता है, विद्युत सप्लाई को यूज किया जाता है। तो हम चलते हैं अपने इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कि इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपका किसकी हम एस्टिमेटिंग पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम ओवरहेड की सप्लाई करते हैं। तो चलिए हम हेड डालते हैं, ओवरहेड लाइन के आवश्यक अंग। हेड डाल लीजिएगा सभी लोग। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड लाइन। ओवरहेड लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं और इनका हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है लाइन सपोर्ट। हालांकि मेन कंपोनेंट जो आपके हैं इसमें पहला लाइन सपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं आपका खंभ या आधार खंभ कहते हैं या लाइन खंभ कहते हैं। उसके बाद है क्रॉस आर्म, उसके बाद है क्लैंप, उसके बाद है लाइन इंसुलेटर। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर लिखा हुआ सेंटेंस आपको न दिख रहा हो तो आप बोले हुए सेंटेंस को लिख दो। क्लियर? लाइन इंसुलेटर, कंडक्टर, लाइटनिंग अरेस्टर, डेंजर प्लेट, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस, बर्ड गार्ड, पक्षी रक्षक जिसको कहते हैं, स्टे अरेंजमेंट और लास्ट है जंप। तो ये आपके क्या होते हैं? मेन कंपोनेंट होते हैं। अभी ऑक्सिलरी कंपोनेंट बचे हैं। जैसे हमारा ऑक्सिलरी कंपोनेंट में क्या आएगा? हमारी अर्थिंग तो होगी ना, अर्थिंग के साथ साथ अर्थिंग राड भी लगेगा ना। तो ऐसे कई कंपोनेंट हैं जो बचे हुए हैं। तो जो मेन हमारा उसमें यूज हो रहा है हम सिर्फ उन्हीं की बात कर रहे हैं। हालांकि आपको अगर सपोज थ्योरी में आ भी गया तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबसे बात करते हैं सब पर। पहला क्या है? लाइन सपोर्ट। लाइन सपोर्ट होता क्या है? लाइन सपोर्ट आपका लकड़ी का भी हो सकता है, लाइन सपोर्ट आपका आरसीसी पीसीसी पोल का भी हो सकता है, लाइन सपोर्ट आपका ट्यूबुलर पोल, या फिर लाइन सपोर्ट आपका क्या कहते हैं ये रेल पोल हो सकता है, या टी खंभ रेल का हो सकता है। तो ये कई प्रकार के आपके हो सकते हैं लाइन सपोर्ट। और इन लाइन सपोर्ट का प्रयोग क्यों होता है? इन लाइन सपोर्ट का यूज क्यों होता है? क्या कारण है कि हम लाइन सपोर्ट का यूज करते हैं? लाइन सपोर्ट का यूज इसलिए किया जाता है ताकि हमारा जो कंडक्टर है उस कंडक्टर को हम क्या कर सके, आपका एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए उस पर सप्लाई को भेजा जा सके। इसलिए हम लोग क्या करते हैं आपका कि लाइन सपोर्ट का यूज करते हैं। और लाइन सपोर्ट में क्या होता है? दो चीजें होती है। पहला होता है आपका कि किसी भी लाइन सपोर्ट को हम क्या करते हैं? किसी भी गड्ढे के अंदर उसको स्थापित किया जाता है। जैसे अगर ये हमारा गड्ढा हो गया तो इस गड्ढे के अंदर क्या करते हैं? हम उस लाइन सपोर्ट को इसके अंदर स्थापित करते हैं। ये आपका ग्राउंड लेवल है, इस ग्राउंड लेवल के अंदर क्या करते हैं भाई? उस आपका पोल को स्थापित किया जाता है इस तरह। अब आपका पोल का जो स्थापन होता है वो आपका दो तरीके का होता है।
पोल का स्थापन जो होता है वह आपका दो तरीके का होता है। अब उसको भी समझ लीजिएगा वो दो तरीके कौन से हैं। तो वो दो तरीका आपका है क्या भाई, जैसे या तो पोल को हम इस तरह से, यानी जैसे आपका क्या है, कोई ऐसा हमारे पास देख लेते हैं इक्विपमेंट पड़ा होगा, उससे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हमारा लाइन सपोर्ट आपका स्थापित किया जाता है भूमि के अंदर। तो हम लाइन सपोर्ट को आपका इस तरह से स्थापित कर सकते हैं, जैसे ये आपका इसकी लंबाई है और ये हम मान लेते हैं कि इसकी चौड़ाई है। ये हमारी लंबाई होगी, इस पे हम लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर रहे कि हमारी लंबाई है और ये हमारी चौड़ाई है। तो ये देखिएगा, ये हमारा क्या है, लेंथ है ये, और ये हमारा क्या है, चौड़ाई है। तो अगर कभी भी पोल को इस तरह से स्थापित किया गया, जैसे हमारा रोड है, यह सपोज दैट आपका रोड है, तो रोड के किनारे आपका किस तरह से हम स्थापित करते हैं, जो हमारा रोड है उस रोड के किनारे खंभे को किस तरह से स्थापित करते हैं। तो उस खंभे को जब स्थापित किया जाता है तो वह आपका इस तरह से नहीं स्थापित होता, बल्कि किस तरह से होता है, आपका इस तरह से। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपका पोल का स्थापन होता है तो उस पोल के स्थापन में, जैसे यही है आपका सपोज दैट ये हमारी बुक है, तो ये हमारा हो गया इस तरह से, तो ये हमारी क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये हमारी क्या विड्थ। तो अब क्या होगा आपका कि आप जब इस तरह से संस्थापन करेंगे किसी भी आपका रोड की क्रॉसिंग की साइड में या फिर रोड के किनारे, तो उस समय क्या होगा कि आपका पोल इस तरह से स्थापित होता है, न कि आप पोल को इस तरह से स्थापित करेंगे। ऐसे पोल को स्थापित नहीं किया जाता है। जब भी पोल को स्थापित करेंगे आप इस तरह से करेंगे, और इस पर क्लैंप कौन सा लगता है तो उसके बारे में हम बताएंगे कि इस पर क्लैंप कौन सा लगता है। इस पर या तो आप ए टाइप क्लैंप लगा सकते हैं। ए टाइप क्लैंप का जो आधार होता है, बेस जो होता है, वो बहुत ही पतला होता है, आपका इतना ही होता है एक क्लैंप का। एक क्लैंप एक इधर रहेगा, एक ऐसे रहेगा, इस तरह से आपका एक क्लैंप इस तरह का। तो उस पर आपका एक क्लैंप को स्थापित किया जाता है जब बीच वाली साइड जो है वो हमारा कहाँ रहे, रोड के किनारे रहे तब के लिए। हाँ, दूसरी चीज, अगर हमारा सपोज दैट कहीं से सप्लाई स्टार्ट हो रहा है या सप्लाई एंड हो रहा है, तो वहां पर किस तरह से आपका पोल को स्थापित किया जाता है। जैसे अगर किसी किनारे से हमारी सप्लाई स्टार्ट हो रही है, जैसे ये हमारा किनारा है, इस किनारे से हमारी सप्लाई स्टार्ट हो रही है और इस किनारे पे हमारी सप्लाई एंड हो रही है, तो यहाँ पर हम पोल को कैसे स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर जो पोल को स्थापित किया जाता है वो कुछ इस तरह से स्थापित किया जाता है। ये आपका पोल को स्थापित करते हैं, यही विधि रहेगी वहां पर। अब क्या होगा, इसके पीछे स्टे लगा दिया जाता है। जब भी स्टे लगाया जाता है वो स्टे कहाँ लगता है, जहां पर सप्लाई स्टार्ट होती है या जहां से सप्लाई एंड होती है। जहां से सप्लाई स्टार्ट हो रही है या जहां पर सप्लाई एंड हो रही है और जहां पर सप्लाई टर्न करती है, उन ऐसे तीनों जगहों पर हम क्या करते हैं, आपका स्टे का प्रयोग करते हैं। ये चीज हमेशा याद रखिएगा। या फिर अगर क्रॉसिंग है तो क्रॉसिंग की कंडीशन में, जैसे अगर एक पुल इस पार लगा है, दूसरा पुल क्या है, इस पार लगा है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है आपका कि यहाँ पर क्या हो गया, टर्न हो गया, ये सीधे आया, यहाँ से ऐसे मुड़ गया, ये तो हमारा क्या, यहाँ भी टर्निंग है, यहाँ भी टर्निंग है। तो हमने कहा वो क्रॉसिंग ही हो लेकिन टर्निंग है, तो वहां पर क्या होगा, आपका स्टे लगेगा ही लगेगा आपका। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि लाइन सपोर्ट क्या होता है। तो लाइन सपोर्ट जो होता है वह आपका यह आरसीसी का भी हो सकता है, या पीसीसी का भी हो सकता है, या यह रेल पोल हो सकता है, या फिर यह आपका लकड़ी का पोल हो सकता है, या फिर यह आपका ट्यूबुलर पोल हो सकता है, कोई सा भी पोल हो सकता है। और इस पोल की ऊंचाई जो होती है, हाइट होती है, वह आपका सप्लाई के अकॉर्डिंग होती है। सप्लाई उसके ऊपर से कितनी गुजर रही है, 440 वोल्ट की सप्लाई गुजर रही है कि 11 केवी की सप्लाई गुजर रही है कि 33 केवी की सप्लाई गुजर रही है, उस सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है कि इसके ऊपर आपका किस लंबाई का, किस लेंथ का पोल हम यूज करेंगे, तो वो साइज पर डिपेंड करता है। और हमने बता भी दिया कि आपको जो पोल लगाया जाता है वो किसी भी रोड के क्रॉसिंग पर या फिर कहीं भी, अगर जैसे हमारा कहीं भी लगेगा पोल तो वो हमेशा क्या होता है, या तो गली में लगेगा या रोड पे लगेगा या रोड के किनारे लगेगा, यानी सॉरी रोड के किनारे ही लगेगा। तो इन सभी जगहों पर हमने आपको बताया कि जब भी हमारा पोल लगाया जाता है वो हमेशा इस स्थिति में रहता है आपका, वो इस स्थिति में कभी नहीं लगता है। ठीक, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। हम लाइन सपोर्ट का आपको फिगर दिखा देते हैं। ओके, फिगर देख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसमें कुछ फिगर पर टिक लगाए हैं, वो फिगर आपको अपने ड्राइंग शीट पे बनानी है। ये अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हमारा क्या है, क्रॉस आर्म है। ये क्रॉस आर्म क्या होता है,
तो क्रॉस आर्म होता है आपका एक ऐसा चैनल होता है जिसकी सहायता से हम उसके ऊपर इंसुलेटर को स्थापित करके पोल और लाइन कंडक्टर को एक दूसरे से अलग करते हैं। जो हमारा लगाया जाता है यहाँ पर, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसा चैनल लगाते हैं इस तरह का, ये चैनल हम यूज करते हैं और इस चैनल के दो, इसी चैनल को हम क्या बोलते हैं, आपका क्रॉस आर्म बोला जाता है। जो पोल के ऊपर स्थापित चैनल है जिसकी सहायता से किसी भी लाइन कंडक्टर को पोल के ऊपर साधा जाता है या पोल के ऊपर इंसुलेटर को स्थापित किया जाता है। क्योंकि इसके ऊपर दो चीजें होंगी, पहला क्या होगा, आपका इंसुलेटर होगा कुछ इस तरह का, पहला इसके ऊपर आपका इंसुलेटर होगा इस तरह से होगा। तो ये क्रॉस आर्म क्या करता है, उस इंसुलेटर को अपने ऊपर साधता है। साधना का मतलब अपने ऊपर स्थापित करना, और इसके बाद इसके ऊपर से क्या होता है, आपका कंडक्टर जाता है। तो आप क्रॉस आर्म के लिए दोनों चीजें कह सकते हैं कि या तो आपका जो क्रॉस आर्म होता है वह लाइन कंडक्टर को अपने ऊपर साधता है, या वह आपका इंसुलेटर को अपने ऊपर साधता है, उसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं। और यह आपका क्या होता है भाई, लौ मटेरियल पदार्थ है। लौ मटेरियल पदार्थ का बना हुआ एक ऐसा चैनल होता है, और उसकी साइज भी अलग अलग प्रकार की होती है कि किस तरह की सप्लाई, उस सप्लाई के अकॉर्डिंग इसकी साइज क्या होती है, अलग अलग होती है। इसकी भी साइज आपका अलग अलग होती है, सप्लाई के अकॉर्डिंग आपका अलग होता है। तो ये होता है हमारा आपका क्रॉस आर्म। लेकिन क्रॉस आर्म आपका इसके ऊपर सीधे ऐसे नहीं स्थापित हो जाएगा कि हम ले गए भाई ये हमारा पोल हो गया, इस पोल के ऊपर ऐसे क्रॉस आर्म रखे हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। होता क्या है आपका, इस क्रॉस आर्म के आपके किनारे पर इस तरह से छिद्र होते हैं, ऐसे छिद्र, ये क्रॉस आर्म के ऊपर होते हैं। जैसे हमारा क्रॉस आर्म हो गया, सपोज दैट ये, तो हम फ्रंट व्यू देख रहे हैं, जब फ्रंट व्यू देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह का दिखाई देगा। ये आपको क्या होगा, ये छिद्र आपको दिखाई देगा, एक छिद्र यहाँ, एक छिद्र यहाँ, सॉरी ये दोनों पास में होते हैं थोड़े, और ये तो फ्रंट व्यू देखेंगे। लेकिन जब हम आपका इसको क्या करेंगे, टॉप व्यू में देखेंगे, जैसे हम इस चैनल को फ्रंट से देखेंगे तो बस यही हमको दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसको क्या करते हैं, टॉप से देखते हैं, टॉप से देखने पर क्या होता है, ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा आपको। ये होगा आपका, ये क्या भाई आपका, ये क्लैंप है हमारा, ये हमारा क्या क्लैंप है, और ये हमारा क्या नट बोल्ट है आपका। और ये हमारा क्या है, जो ऊपर से देख रहे हैं तो चैनल में क्या होता है कि चैनल में आपका कुछ इस तरह का भाग होता है, जैसे आपका इस तरह से, अगर उसको हम साइड से देखते हैं तो कुछ इस तरह का दिखाई देगा हमको। चैनल हमारा साइड से देखने पे कुछ इस तरह का दिखाई देता है। कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इसमें आपका ये हल्का सा निकला हुआ भाग है, ये भी हल्का सा निकला हुआ भाग है आपका, और ये क्या है, ये इसमें आपके दो छिद्र है इस तरह से। तो इस तरह का हमारा क्या होता है, ये चैनल होता है। इस चैनल को क्या करते हैं, सबसे पहले पोल के ऊपर लगाते हैं, फिर इसके पीछे क्लैंप को लगाते हैं। क्लैंप को लगाने के बाद नट बोल्ट डाल करके उसको क्या कर दिया जाता है, आपका कस दिया जाता है। तो वो क्या होता है आपका, इसके ऊपर पूरी तरह से आपका उस पोल के ऊपर टाइट रूप से, या फिर कह सकते हैं आपका पूरी तरह से उसको जकड़ लेता है आपका। और क्योंकि अब जकड़ लिया तो वो नीचे भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं नीचे आ सकता, वजह क्या है उसकी, तो उसकी वजह होती है आपका कि ये जैसे जैसे नीचे आता है वैसे वैसे इस पोल की साइज क्या होती है, यानी वो धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है।
तो जो हमारा पोल है वो पोल क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा वो क्या होता है, पतला होता जाता है, और जैसे जैसे नीचे आता है उसका बेस मोटा होता जाता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वहां पर जकड़ लिया तो वो फिर नीचे वहां से खिसक नहीं सकता, क्योंकि उसको मिलेगा स्पेस नहीं नीचे आने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा क्लैंप। और क्लैंप भी अलग अलग टाइप के आते हैं। अब अगर इस तरह का पोल है तो उसके लिए अलग क्लैंप आएगा, उसके लिए ए टाइप का क्लैंप आएगा। अगर वो इस तरह का पोल है तो उसके लिए डी टाइप का क्लैंप आता है। और क्लैंप के कई टाइप में हम आपको क्लैंप का भी फिगर दिखा देंगे, क्लैंप के कितने टाइप होते हैं, कितने प्रकार के क्लैंप का फिगर होते हैं। चैनल का भी आपको फिगर दे देंगे, आप चैनल का भी फिगर देख लीजिए बीच में, ठीक। तो आपको फिगर दे दिया जाएगा, फिगर देख लीजिए। ओके भाई, अगला देखिएगा लाइन इंसुलेटर क्या होता है। लाइन इंसुलेटर आपका एक ऐसा पदार्थ जिसकी सहायता से या कह सकते हैं एक ऐसी युक्ति, पदार्थ नहीं कहेंगे, एक ऐसी युक्ति, कभी कभी सेंटेंस में प्रॉब्लम हो जाती है ओके, कभी कभी ऐसी एक ऐसी युक्ति जो लाइन, कंडक्टर और इस आधार चैनल, या हम कह सकते हैं आपका कि जो हमारा सपोर्ट है उस सपोर्ट को क्या करता है, अलग करता है। क्योंकि ये क्या है आपका लाइफ लाइन, ये जो है आपका वो लाइफ लाइन कंडक्टर है, और लाइफ लाइन कंडक्टर के अंदर से क्या हो रही है आपका सप्लाई गुजर रही है। जब लाइफ लाइन कंडक्टर के अंदर से सप्लाई गुजर रही है तो उस कंडीशन में आपका अगर ये सप्लाई इस चैनल के संपर्क में आ जाए तो चैनल के माध्यम से पोल में आ जाएगी, या फिर अगर पोल के संपर्क में आ जाए तो वो सप्लाई कहां जाना स्टार्ट कर देगी, ग्राउंड। अगर उसके पास से कोई गुजर रहा होगा तो उसको भी नुकसान पहुंचाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इंसुलेटर एक ऐसी युक्ति होती है जो लाइन, कंडक्टर और चैनल या सपोर्ट को अलग रखने का कार्य करती है। उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। यहाँ पर किस इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है आपका, जो हमारी लाइन है उस लाइन में किस इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारी एलटी लाइन होती है, जो हमारी 440 वोल्ट से नीचे वाली लाइन होती है, वहां छोटे आकार का पिन इंसुलेटर या फिर छोटे आकार का कौन सा यूज करते हैं भाई, साइकिल इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं दोनों का हम लोग क्या करते हैं आपका यूज करते हैं। तो हम साइकिल इंसुलेटर का क्या प्रयोग करते हैं, या छोटे साइज के इंसुलेटर का हम यूज करते हैं पिन टाइप वाले का। तो ये पिन टाइप और साइकिल इंसुलेटर, इन दोनों का यूज होता है एलटी लाइन में। एलटी लाइन से जब ऊपर जाते हैं थोड़ा सा, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एलटी लाइन अलग, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन अलग। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 11 केवी की लाइन आ सकती है और 11 केवी के साथ साथ 440 भी आ सकती है। तो 11 केवी की सप्लाई होगी तो वहां पर डिस्क टाइप का भी हम लोग यूज करते हैं, पिन के अलावा डिस्क टाइप का ही यूज करते हैं। लेकिन आपको इस चैप्टर में साइकिल पढ़ना है, पिन पढ़ना है, डिस्क आपका नहीं पढ़ना, या इसके ऊपर के जो भी इंसुलेटर होते हैं उन सभी इंसुलेटरों को नहीं पढ़ना है। तो ये हो गया आपका इंसुलेटर। इंसुलेटर का भी फिगर दिखा देते हैं, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा। अब ये हमारा क्या है, कंडक्टर। अब जो हम लोग यूज करते हैं एलटी लाइन में, एलटी लाइन में आपका यूज होने वाला जो कंडक्टर होता है, हमारे यहाँ सभी एल्यूमिनियम कंडक्टर ही यूज होते हैं, क्योंकि हम कॉपर कंडक्टर यूज नहीं कर सकते। कॉपर कंडक्टर काफी कॉस्टली हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग प्रयोग नहीं करते कॉपर। हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज जो करते हैं वो एल्यूमिनियम का ही यूज करते हैं। और एल्यूमिनियम में किस एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम जो होता है हमारा ACSR कंडक्टर। आप सभी लोग पढ़े होंगे एल्यूमिनियम क्रोड वाले कंडक्टर के बारे में कि एल्यूमिनियम कंडक्टर या फिर कॉपर कंडक्टर या कंडक्टर कितने टाइप के होते हैं टीडी में, ये चीज पढ़े होंगे। तो वहाँ पर ACSR कंडक्टर का नाम आया होगा। तो एलटी लाइन में जो भी कंडक्टर यूज होता है वो ACSR कंडक्टर यूज होता है, ये जान लीजिए सीधा सीधा। और हमारे यहाँ जो कंडक्टर यूज होते हैं वो एल्यूमिनियम सबसे ज्यादा यूज होते हैं ओवरहेड अंडरग्राउंड सिस्टम में। कॉपर का यूज ही नहीं होता है क्योंकि काफी कॉस्टली होता है। तो आप कंडक्टर का तो फिगर दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले टॉपिक में हम चलते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर। अब लाइटनिंग अरेस्टर में क्या होता है भाई, लाइटनिंग अरेस्टर में जो हमारी आकाशीय बिजली होती है, जैसे अगर हम आपका कहीं भी एक छोटा सा सब स्टेशन ही बनाते हैं, चाहे वो 33/11 का बनाए, चाहे 11/440 वोल्ट का बनाए, तो उसमें सबसे ऊपर हम क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर लगाते हैं। जैसे अगर ये 2 पोल हो गया हमारा, सपोज दैट ये हमारा पोल हो गया, हम डबल पोल वाला यश टाइप का हम बता रहे हैं। यश टाइप के सब स्टेशन में क्या होता है, देख लीजिएगा, ये फिगर आ रहा है ना आपका, आपको दिख रहा है ना ये फिगर, कट तो नहीं रहा है। यश टाइप वाले में देखिएगा, एस टाइप वाले में क्या होता है आपका, चैनल होता है
ये हमारा जो टाइप की जो लाइन है, इस लाइन पर हमारा क्या होता है, ये हमारा चैनल होता है, ये हमारा चैनल होता है। और इस चैनल के ऊपरी सिरे पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारा ऊपरी सिरा होता है कुछ इस तरह का होता है, इसके ऊपर इंसुलेटर होता है इस तरह से, और ये हल्का सा टोपी होता है। ये तीनों एक ही साइज के होते हैं। जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, ये जितने भी आपके खंड होंगे वो सभी के सभी खंड एक साइज के होते हैं, और दोनों ही साइडों में आपका क्या होता है, इधर भी आपका टोपी रहती है और इधर भी आपका नट बोल्ट रहता है। तो इधर टोपी नुमा होता है जिसके ऊपर क्या करते हैं, कंडक्टर को स्थापित करते हैं। उसी तरह से यहाँ भी क्या होता है आपका, और इसी तरह से तीसरा भी होता है। तो ये क्या होते हैं आपके कि ये सबके सब क्या लाइटनिंग अरेस्टर है। अब आपकी जो भी सप्लाई आती है, जैसे हम क्या है कि हमारा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, इस ट्रांसफार्मर की सप्लाई को 11 केवी को उनको किस में कन्वर्ट करना है, 440 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए होगा क्या, सबसे पहले ये सप्लाई जब आएगी तो सप्लाई आती कहाँ है आपका, वो आती है आपका लाइटनिंग अरेस्टर पर। लाइटनिंग अरेस्टर का कार्य क्या होता है, वो सबसे पहले लाइटनिंग अरेस्टर पर ही क्यों दिया जाता है, उसका वजह है कि जो हमारा नीचे लगा हुआ इक्विपमेंट है वो काफी कॉस्टली होता है, और उसकी प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर सबसे पहले क्या करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर को लगाते हैं। और इस लाइटनिंग अरेस्टर के साथ ये वाला जो पॉइंट था, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से आपका 8 SWG का कंडक्टर लेकर के उस कंडक्टर से क्या करते हैं, इसको ग्राउंड के साथ अर्थ कर देते हैं, पाइप अर्थिंग के द्वारा। तो ये क्या होता है, मेन सप्लाई यहाँ पर आ गई। अब यहीं से सप्लाई कहाँ जाएगी आपका, नीचे की ओर आएगी, यहीं से सप्लाई नीचे आएगी, यहीं से सप्लाई आपका नीचे आएगी। तो ये सप्लाई यहीं से नीचे आ जाएगी, ये यहीं से सप्लाई कब नीचे आ जाएगी। और इसका जो निचला बेस है, इस निचले बेस को हम क्या करते हैं आपका कि 8 SWG वायर के साथ इसको लपेट करके इसके इस सिरे को, इसके इस सिरे को, इसके इस सिरे पर लपेट करके उसको किसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये होता है हमारा लाइटनिंग अरेस्टर, और इसका कार्य होता है कि जब कभी आपका रेटेड मान से अधिक मान की सप्लाई आएगी, तो रेटेड मान से अधिक मान की सप्लाई आने पर ये हमारी सप्लाई कहाँ चली जाएगी, यह सप्लाई ग्राउंड की तरफ चली जाएगी, और हमारा जो भी लगा हुआ इक्विपमेंट है वो क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। तो यह आपका आकाशीय बिजली से सुरक्षा के लिए या फिर आपका किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में प्रोटेक्शन के लिए हमारा क्या होता है, लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया गया होता है कि अगर अधिक मान की सप्लाई या उच्च मान की सप्लाई आए तो वह सप्लाई सीधे ट्रांसफार्मर में न जा करके वह सप्लाई क्या हो, यह आपका ग्राउंड में चली जाए, उस अधिक मान की सप्लाई। इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग करते हैं। अब आप लोगों को लाइटनिंग अरेस्टर का हम फिगर दिखा देते हैं, फिगर देख लीजिएगा, देखिए, हाँ भाई ध्यान दीजिएगा। अब क्या हमारा ये लाइटनिंग अरेस्टर भी हो गया। अब क्या बचा, डेंजर प्लेट। डेंजर प्लेट क्या होता है, तो डेंजर प्लेट होता है जो आपको सूचना देता है कि देखो भाई अगर उसके पास से सप्लाई के पास से आप गुजर रहे हो तो इसमें जा रही है, आपका लिखा हुआ रहता है, खतरे का चिन्ह बना होगा, एक भूत का फिगर बना हुआ होता है, उसके नीचे 2 हड्डियां इस तरह से होती हैं, और ऐसा फिगर आप लोग देखे होंगे जनरली है भाई कि रोड पे चलते तो ऐसा फिगर आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो इसकी हाइट कितनी होती है ग्राउंड से, तो इसकी हाइट होती है ग्राउंड से 3.4 मीटर। ये जो लगाया जाता है इस ग्राउंड से आपका 3.4 मीटर की ऊंचाई पर हमारा क्या लगता है आपका, ये डेंजर प्लेट लगता है। ये इस तरह से डेंजर प्लेट को लगाया जाता है। डेंजर प्लेट को लगाया जाता है तो उसमें आपके 2 छिद्र होते हैं, एक इधर छिद्र होता है, एक इधर छिद्र होता है। इन दोनों छिद्रों पर क्या करते हैं, आपका क्लैंप लेते हैं, डी क्लैंप लेते हैं। उसे डी क्लैंप को लगा करके क्या करते हैं, उसको आपका नट बोल्ट की सहायता से कस दिया जाता है। वो उसके ऊपर क्या होता है, पोल के ऊपर इस तरह से स्थापित होता है। तो डेंजर प्लेट के पीछे भी क्या होता है, आपका क्लैंप लगा होता है। ये चीज आपको याद रखिएगा, डेंजर प्लेट के पीछे भी आपका क्लैंप लगा होता है। तो ये जो इसकी हाइट होती है वह आपका ग्राउंड लेवल से वो कितनी ऊंचाई पर होता है, 3.4 मीटर की ऊंचाई पर होता है। अब दूसरा ध्यान दीजिएगा, लाइटनिंग अरेस्टर पर इसको तो दिखाना है नहीं फिगर, वो आप लोग आते जाते देखे होंगे। अगला देखिएगा, डेंजर प्लेट के बाद क्या है, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस क्या होती है, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होती है कि आपका उसके ऊपर कोई चढ़ न पाए। तो चढ़ने से बचाने के लिए आपका, यानी उसके ऊपर कोई चढ़ करके किसी भी तरह का सप्लाई के साथ कनेक्शन या सप्लाई के साथ छेड़छाड़ कर सकता है, तो उससे बचने के लिए क्या होता है, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस आपका लगती कितनी की है, ये सब निर्धारित होते हैं भाई, ऐसा नहीं कि ये निर्धारित नहीं होते, ये सब निर्धारित होते हैं
ये कितनी ऊंचाई पर लगेगा, कैसे लगेगा, इन सबका आपका क्या है कैलकुलेशन किया गया होता है। आप लोग जाएंगे जब कभी भी आपका किसी भी फील्ड में वर्क करने के लिए अगर आपको मिल गया फील्ड वर्क, तो फील्ड वर्क में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी वहां पर देखने के लिए, आपको वर्क भी मिलेगा उस तरह का, आप सारी चीजों को धीरे धीरे समझने लगेंगे। तो आप पहले से जानते रहेंगे तभी ना अपने नीचे काम करने वाले व्यक्ति को बता पाएंगे, या फिर अगर वो बना करके फोटो दे दिया या फिर बना करके आपका कुछ भी दे दिया, ड्राइंग ही दे दिया, तो उसको पता ही नहीं रहेगा, आपको ही नहीं पता है, तो वो कुछ बना करके दे देगा, आप एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें कि कौन कितनी ऊंचाई पर लगता है, कितना उसका क्या कहते हैं टर्निंग होता है, कितना क्या होता है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट लगने चाहिए, उसकी प्रोटेक्शन का ध्यान दिया गया है कि नहीं, ये सब बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोग छोटी से छोटी पॉइंट क्या करिए, हालांकि आपका अगर क्लास चलता रहता तो काफी डिटेल में बताया जाता है, लेकिन क्लास नहीं चल रहा है, वीडियो के माध्यम से ही सब कुछ हो रहा है, तो आपको हम बहुत ज्यादा भी नहीं समझा सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा खींच जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस होता है, एंटी क्लाइंबिंग डिवाइस कटीला तार देखे होंगे आप लोग, जो खेतों में बाड़े के लिए यूज किया जाता है। बाड़े के लिए आपका कटीले तार का जो यूज किया जाता है, जो जंगली पशु होते हैं या जो घरेलू पशु होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए। तो वहां पर जो हमारा कटीला तार होता है उसको बोला जाता है बारबेड वायर या कटीला तार बोला जाता है। उस बारबेड वायर की ऊंचाई ग्राउंड लेवल से, इस ग्राउंड लेवल से यहाँ से 2.5 मीटर होती है। ये उस ग्राउंड लेवल से 2.5 मीटर होती है। 2.5 मीटर के बाद क्या होता है कि इसके ऊपर आपका उस कटीले तार का क्या होता है, फेरा लपेटा गया होता है। और ये फेरे कितने में होने चाहिए आपके, तो ये फेरे आपके 90 सेंटीमीटर में होने चाहिए, यानी 0.9 मीटर में क्या होने चाहिए, ये फेरे आपके लपेटे गए होने चाहिए। ये तो ये होना चाहिए 0.9 0.9 मीटर, या फिर उसको कर सकते हैं 90 सेंटीमीटर में ये फेरा बस लपेटा होना चाहिए। वो फेरे कितने टर्न होने चाहिए उसके, तो उस फेरे के जो टर्न होने चाहिए वो आपका 8 से 9 या 6 से 8 होने चाहिए, उससे ज्यादा आपका फेरा नहीं होना चाहिए। ये ध्यान दीजिएगा क्योंकि कास्ट बढ़ता है भाई इन सबसे, क्योंकि बारबेड वायर का भी तो कुछ खर्च होगा, तो इसलिए सब ध्यान दिया जाता है एक जेई को, मैक्सिमम 8 रखें या 10 रखें, उससे ज्यादा न रखें फेरा। हाँ, अगला क्या है भाई, अगला है बर्ड गार्ड। तो अगर इनका भी फिगर देखना चाहे तो आप लोग बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए। हाँ भाई, अब आपका अगला क्या है, बर्ड है, बर्ड गार्ड। बर्ड गार्ड क्या होता है, बर्ड गार्ड आपका पक्षियों की सुरक्षा के लिए लगाया जाता है। जब पक्षी आपका कभी भी पोल के ऊपर बैठते हैं तो पोल के ऊपर बैठने पर क्या होता है कि वो संपर्क में आ जाते हैं सप्लाई के, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं आपका, यानी उनको क्षति पहुंच जाती है उस सप्लाई की वजह से। तो बर्ड की सुरक्षा के लिए हम बर्ड गार्ड लगाते हैं। बर्ड गार्ड आपका यूज कहाँ किया जाता है, तो ये यूज किया जाता है आपका ट्यूबुलर पोल के ऊपर। जो हम बर्ड गार्ड का यूज करते हैं वह आपका ट्यूबुलर पोल के